हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 अभ्यास प्रश्न पाठ 11 बल तथा दाब अभ्यास प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का दाब का मात्रक है। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो बच्चों आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आपको आंसर समझाते चलूंगी। ओके, दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब ये कैसे आया देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको एक रफली समझा दे रही हूँ। दाब का सिंबल होता है P, P बराबर होता है F/A यानी फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स का मात्रक क्या होता है यानी बल का मात्रक न्यूटन, और एरिया यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है वर्ग मीटर। इसी से इसका मात्रक निकला है। ठीक है, तो फोर्स की जगह हमारा आ जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है तो क्या होगा। अब देखिए हमने पढ़ा है कि कोई वस्तु है तो उस पर जितना अगर उत्प्लावन बल लगेगा तो अगर उस वस्तु के भार के बराबर होगा तो वो वस्तु तैरेगी। लेकिन यदि वह उत्प्लावन बल यानी नीचे से धक्का लगने वाला बल कम हो जाएगा, यानी ये वाला फोर्स आपका जो है W1 ये कम हो जाएगा और W ज़्यादा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वस्तु नीचे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वस्तु जल में डूब जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है मात्रक यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। अभी हमने यहाँ सॉल्व किया तो हम क्या कहते हैं उसे दाब, तो हम दाब पे सिलेक्ट कर देंगे। यदि 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन को पूरी तरह से पारे से भर दें तो उस बर्तन में पारे का द्रव्यमान क्या होगा। तो अब यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसे हम जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 13,600 किलोग्राम। इसको मैंने अपने दूसरे वीडियो में सॉल्व कराया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 13,600 किलोग्राम। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। किसी तल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को डैश कहते हैं। तो अभी हमने सॉल्व किया, क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। चाकू को रेत कर इसकी धार के क्षेत्रफल को क्या करते हैं, कम करते हैं। जब क्षेत्रफल कम होता है तो क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना। देखिए जब यहाँ पे आपका दाब है तो अब ये ऊपर आपका बल है और नीचे क्षेत्रफल है। अगर हमने क्षेत्रफल कम कर दिया तो जाहिर सी बात है कि दाब बढ़ जाएगा। तो दाब बढ़ने की वजह से सब्जी जल्दी जल्दी कटेगी। ठीक यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है आपके कील में या सेफ्टी पिन में। उसके जो पिन का ये नोक होता है उसको नुकीला रखा जाता है ताकि क्षेत्रफल कम हो और कम दबाव डालकर भी हम दीवार में छेद कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र तल पर सामान्य स्थिति में वायुमंडलीय दाब डैश पारे के स्तंभ के बराबर होता है। मीटर ऊंचाई पारे के स्तंभ के बराबर होता है। डैश घनत्व तथा डैश के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। तो वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। यानी वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी का घनत्व होता है उन दोनों का अनुपात जब हम निकालते हैं तो उसे उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। द्रव सभी दिशाओं में डैश दाब डालता है। तो द्रव क्या करता है, सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। यदि हम किसी बर्तन में पानी भरें और उस पर समान दूरी पर चारों दिशाओं में छेद करें, यानी नीचे से समान ऊंचाई पर चारों दिशाओं में छेद करें तो पानी बराबर दूरी पर ही गिरेगा। इससे क्या क्लियर होता है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। बल में परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है, ये गलत है बच्चों। बल में दिशा होती है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है, बिल्कुल सही है। किसी नियत स्थान पर वायु दाब अलग अलग समय पर परिवर्तित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चों। द्रव बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में दाब नहीं डालता है। अभी क्या कह रहा है, द्रव जो है वो बर्तन की, ये कोई बर्तन है ना, तो इसके क्षैतिज दिशा में दाब नहीं डालता, तो ये गलत है ना। अभी हमने पीछे देखा कि
जो दाब है वो सभी दिशाओं में लगता है। किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर उसका भार बढ़ जाता है, ये भी गलत है क्योंकि द्रव में डुबोने पर उसका भार हल्का हो जाता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल। उत्तर गुरुत्वाकर्षण बल। ख, इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाला अभिलंबवत बल। उत्तर दाब। ग, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है। उत्तर उत्प्लावन बल। घ, दाब का एसआई मात्रक। उत्तर पास्कल। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का, जल पंप में कितने वाल्व होते हैं? प्रत्येक का कार्य स्पष्ट करें। उत्तर, जल पंप में 2 वाल्व होते हैं, एक वाल्व पिस्टन में तथा एक वाल्व पंप की नली में होता है। ये वाल्व पानी को पंप की नली से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। घ, निर्द्रव द्राव मापी का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर, निर्द्रव दाब मापी से वायु दाब ज्ञात करते हैं। इसमें एक गोलाकार धातु का डिब्बा होता है जिसके ऊपर की सतह पतली, लहरदार एवं वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के प्रति सूक्ष्मग्राही होती है। डिब्बे के अंदर की हवा निकाल दी जाती है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऊपर की सतह अंदर दब जाती है और दाब कम होने पर सतह पर उठ जाती है। सतह की इस गति के कारण अंदर लगी कमानी दब जाती है या उठ जाती है। इससे लगे लीवर से एक संकेतक जुड़ा होता है जो पैमाने पर दाब का पाठ्यांक देता है। ग, साइकिल पंप की कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। साइकिल पंप धातु का खोखला बेलन होता है। इसके निचले सिरे पर साइकिल में हवा भरने के लिए रबर ट्यूब लगी होती है। पिस्टन के ऊपर एक हत्था लगा होता है। हत्थे से लगी हुई एक छड़ के निचले सिरे पर धातु की चकती होती है जिसके ऊपर चमड़े का वॉशर लगा रहता है। यह वॉशर वाल्व का भी कार्य करता है। कार्यविधि, जब पंप के हत्थे को ऊपर खींचा जाता है तब पिस्टन के सिकुड़ने के फलस्वरूप उसके नीचे वायु कम हो जाती है। पिस्टन के ऊपर से हवा दबाव डालकर वॉशर के नीचे बेलन में भर जाती है। जब हत्थे को नीचे दबाया जाता है तब पिस्टन के नीचे की वायु पर दाब बढ़ता है जिसके कारण वॉशर के किनारे फैलकर बेलन से चिपक जाते हैं और दबी हुई वायु रबर की नली से होकर ट्यूब में चली जाती है। साइकिल ट्यूब में भरी वायु के वाल्व ट्यूब पर बाहर से दाब डालने के कारण ट्यूब में भरी वायु बाहर नहीं निकल पाती है। पिस्टन को बार बार ऊपर नीचे करने से साइकिल ट्यूब में हवा भर जाती है। यहाँ पर आप चित्र में साइकिल पंप को देख सकते हैं। आपको इसी तरह चित्र अपने कॉपी में बनाना है। इसमें एक हत्था लगा हुआ है और आपका एक वॉशर है, धातु की नली है और रबड़ के छिद्र है और एक पाइप लगी हुई है जिसमें हम इसे लगाते हैं। घ, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? इसके आधार पर प्लवन का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। उत्प्लावन बल किसी वस्तु को पानी में या द्रव में पूर्णतः डुबोने पर वह अपने आयतन के बराबर द्रव विस्थापित करती है, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। प्लवन का सिद्धांत, वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु तैरती रहती है। चूंकि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल बराबर वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार, इसलिए जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबती हुई तैरती है। इसे ही प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। अंगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? उत्तर, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। सर्वप्रथम यूनान देश के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने इसे ज्ञात किया था। इन्हीं के नाम पर इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं।
इसलिए बच्चों, जब हम पानी में ईंट को डुबाते हैं, आप एक ईंट लीजिए, उसे पानी में डुबाइए, तो आपको उसका भार कम प्रतीत होगा। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे करके देख सकते हैं। मैंने इसे अपने चैनल पर कराया भी है। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगले